अब हम देख रहे हैं कि जब किसी भी समीकरण युग्म की जब हम किसी भी समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं तो उसके बीजगणितीय निरूपण में हमें कैसे पता चलता है कि यह अद्वितीय हल है या फिर अनंतानेक हल है या कोई हल नहीं है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है, तो हम ये देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? पहला, अद्वितीय हल। दूसरा, अनंतानेक हल। और तीसरा, कोई हल नहीं। ठीक है, अद्वितीय हल को हम बोलते हैं केवल एक हल। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं ये भी लिखा जाता है, तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए। ठीक, जब हमने किसी समीकरण युग्म को जब हमने किसी समीकरण युग्म को हल करते हैं, ठीक है, तो उसके दोनों समीकरणों के मध्य हमें कुछ तुलना करनी होती है। किसकी? अचर पद की। किसकी? अचर पद की। और हम जैसे ही अचर पद की तुलना करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसके इन तीनों मानों में कुछ संबंध प्रदर्शित होता है। किसके? a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के अनुपातों के मध्य जो संबंध हमें मिलता है उसके अनुसार हम ये पता करते हैं या ज्ञात होता है हमें कि ये कौन सा हल है। कैसे पता चलेगा? कि जब इन दोनों की तुलना करते हैं, स्टार्टिंग वाले दोनों की a1 a2 और b1 b2 के अनुपातों की तुलना करते हैं, अगर इन दोनों के मानों के मध्य हमें पता चलता है कि दोनों मान एक दूसरे से भिन्न है, मतलब समान नहीं है, तो ये कैसा हल होगा? ये एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? जब हम समीकरणों की तुलना फिर से करते हैं, अगर हमें इन तीनों के मान a1 a2 v1 v2 c1 c2 इन तीनों के अनुपातों का मान अगर समान हो, क्या हो? समान हो, तो ये कैसा होगा? ये कैसा हल होगा? तो कहना ये दोनों समीकरण कैसा हल बनाएंगे? तो कहना ये अनंत हल बनाएंगे या अनेक हल बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, जब हम इन मानों की तुलना करते हैं a1 a2 v1 v2 और c1 c2 के अनुपातों की हम तुलना करते हैं, तो a1 a2 और b1 v2 के मान तो समान होते हैं, परंतु b1 c1 c2 के मान भिन्न होते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोई हल नहीं निकलता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब किसी समीकरण युग्म को हम सॉल्व करते हैं, तो इनके अचर पदों के अनुपातों के मध्य जो संबंध बनता है उसके अनुसार हमें ये पता चलता है कि जो समीकरण युग्म है वो कैसा हल देगा। क्या अद्वितीय हल देगा या फिर केवल हल अनंत हल देगा या फिर कोई हल नहीं देगा। ठीक है, हमें क्या पता चलेगा कि क्या अद्वितीय हल है, ठीक है, या फिर अनंत हल है या फिर क्या है, कोई हल नहीं है। बात समझ में आई? तो हमने किसी भी एक समीकरण युग्म को हमने हल किया और हल करने के बाद जब हमने ये देखा कि उनके अचर पदों की, तो हम एक समीकरण यहां लिख रहे हैं। लिख लें। जब हम इसकी तुलना एक व्यापक समीकरण से करते हैं, इसकी तुलना किससे करते हैं? व्यापक समीकरण से करते हैं, तो ये जो अचर पद है
ठीक, क्या है, अचर पद है। इससे हमें पता चलता है कि ये कैसा मान प्रदर्शित करेगा। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि a1 का मान 2 है और a2 का मान 3 है। ठीक है, b1 का मान 3 है और b2 का मान 4 है। तो हमें ये दिख गया कि इन दोनों का अनुपात अलग अलग है। तो ये कैसा हल प्रदर्शित करेगा, कि एक अद्वितीय हल प्रदर्शित करेगा। तो आप चाहो तो इसको उदाहरण के साथ लिख सकते हो यहाँ पर कि ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, मैं इसका हल लिख रहा हूं। तो हमने इसका एग्जाम्पल लिया क्या, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया 3x, मान लीजिए 4x, ठीक है, 6y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कंफ्यूजन हो गया क्या कि यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों के मान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक समान कैसे होंगे। तो जब हम इनके मान निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो क्या हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लो, इसको 3 से डिवाइड कर लो। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब समान हो गया। जब तीनों मानों के a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के अनुपातों का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, तो ऐसे में क्या कैसे हल बनेंगे, अनंत हल बनेंगे। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं, किसका, ओके, जो तीसरा हम एग्जांपल देख रहे हैं उसके लिए हमने समीकरण लिया 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने यहां पर ले लिया 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हमें ये समझ में आ गया। अभी हमने सॉल्व करके देखा था कि ये दो तो समान है परंतु ये दोनों भिन्न जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा हल बनेगा कि ना कि ये जो समीकरण युग्म है इसके माध्यम से जो गणितीय निरूपण होगा वो कोई हल प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ साइड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, क्या रेखाएं लिखना है, लिख लो। जब कभी अद्वितीय हल बनता है, क्या बनता है, अद्वितीय हल बनता है, तो वहां पर रेखाएं कैसी बनती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। ठीक है, अद्वितीय हल बनता है तो कैसी रेखाएं बनती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। ठीक, जब अनंत हल बनते हैं, क्या बनते हैं, अनंत हल बनते हैं, तो रेखाएं कैसी बनती है, संपाती रेखाएं बनती है। और जब कोई हल नहीं बनता तो रेखाएं कैसी बनती है, समांतर रेखाएं बनती हैं। अब ये बात समझ में हमें यहां से भी आती है कि जब कोई रेखा सिर्फ एक बूंदी, जब दोनों रेखा किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को विभाजित करती है तो सिर्फ एक हल मिलता है हमें। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक, जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होकर चलती हैं, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होकर चलती हैं, मतलब ये अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है, मतलब जितने भी बिंदु होंगे लगभग सभी पे होकर ये गुजरेगी, तो ये एक दूसरे के ऊपर होकर चलती है, तो ये कितने हल देगी, कहना जब ये अनंत बिंदुओं पर मिली है तो ये अनंत हल देगी। ठीक है, और जब हमें कोई रेखा, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समान अंतर से चल रही है, मतलब ये कहीं मिल ही नहीं रही है एक दूसरे से, और जब ये मिलेंगी नहीं तो ये कोई हल देंगी भी नहीं। तो समझ में आ गया कि प्रतिच्छेदी रेखा कैसे हल क्यों देती है। ठीक है, और संपाती रेखा अनंत हल क्यों देती है। ठीक है, और समांतर रेखा कोई हल क्यों नहीं देती है। ठीक है, ये टॉपिक मोस्ट आईएमपी है आपका 1 नंबर के लिए।